हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम लोग थोड़ा जो थर्ड डेट होने वाली है 24 में, तो उसकी बहुत सारे बच्चे तैयारी करने लग चुके हैं। 24 में या फिर 25 जनवरी में हो सकती है। तो थोड़ा एनालिसिस समझने के लिए मैंने कहा था कि मैं समझाऊंगा कि क्या 2 सालों में पहले 17 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ और आने वाले दौर में क्या हो सकता, क्या चांसेस है। तो थोड़ा एनालिसिस समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना आपकी, आप देखिए एक बात मेरी बहुत गौर से सुन लीजिए। सिर्फ पढ़ लेना और आपको सक्सेस मिल जाएगी ना, तो ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तभी आपको आसान जाने वाला है आपकी जर्नी। तो उसके लिए पहले एनालिसिस करना पड़ता है। क्या एनालिसिस करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, पहली बात। और दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशन एग्जाम लेने वाली है उसका अप्रोच। ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, तभी आप आगे का आपका रोड मैप बना सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ आज को, दोनों ही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 17 में और 23 में क्या हुआ और 24 में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग आज। बहुत मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, है ना। जो डिस्कशन हमारे सब्जेक्ट के टीचर करेंगे कि करके हम लोग, ये सारा जो भी सब्जेक्ट का जो भी टीचर है वो आपको बताएगा कि उसके उसके सब्जेक्ट में क्या क्या हुआ है। तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा अभी बताने की, या फिर मैं अगले वीडियो में जो मैं पढ़ाता हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको कि क्या हुआ था और आपको क्या करना है, ठीक है। तो 2017 में देखो यहाँ पे हमारे को जो सब्जेक्ट है, तो 17 में जो सब्जेक्ट थे वो भी 17 में भी जो सब्जेक्ट थे वही रहने वाले हैं, 23 में भी सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, और आने वाले 24 में भी या फिर 25 के स्टार्ट में जो एग्जाम होंगे उसमें भी सब्जेक्ट सेम होने वाले हैं, सब्जेक्ट में चेंज होना नहीं है। तो ये कुछ है, उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, बट उनका जो नेचर है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है वो समझते हैं हम लोग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग, ये वाला जो रीजनिंग है ना, ये वाला। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। 80 क्वेश्चन सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए। इसमें क्या 80 क्वेश्चन पूछेंगे 200 में से? टोटल 200 का पेपर होता है ना, उसमें से 80 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा सिलेबस में दिया है, और ऐसा वो फॉलो भी करते हैं। 2017 में भी फॉलो किए थे और अभी 23 में भी किए हैं फॉलो इसको। हाँ, फर्क क्या पड़ा इसमें कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे, तो जो 17 थी उसमें इजी थे कंपेरेटिवली। अभी जो 23 में हुए तो थोड़ा सा इसमें पजल ज्यादा ऐड किए थे उसने, तो इसलिए बच्चों को वो जम्बलिंग चला गया और थोड़ा मुश्किल गया। और हालांकि मुश्किल साइकोलॉजिकली गया, एक्चुअली फैक्चुअल बेस पे वो नहीं था, क्योंकि एक एक पजल उसको समझने के लिए टाइम लग रहा था। बट एक एक पजल में 5-5 क्वेश्चन थे, उसमें 3-3 5-5 क्वेश्चन थे। तो पजल का ज्यादा इस्तेमाल किया उसने, तो थोड़ा सा बच्चों को यहाँ दिक्कत गई, जिसकी वजह से बच्चों का टाइम चला गया और पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए बच्चों से। तो यहाँ पे पजल मतलब रीजनिंग में थोड़ा, यहाँ पे पजल, यहाँ पे इजी रीजनिंग थी और यहाँ पर पजल वगैरह से थोड़ा मुश्किल लगा बच्चों को, या टाइम कंज्यूमिंग गया, मुश्किल नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो दिक्कत गई उसमें। तो क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस थी उन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किए भी और नंबर भी अच्छे, ठीक है। इसको डिटेल में डीप में हम समझेंगे, सब्जेक्ट टीचर आपको ज्यादा समझेंगे अच्छे से। बट कुछ फर्क नहीं पड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन में, कुछ नहीं। हाँ, नेचर बदला, उसका सवाल पूछने का नेचर बदला, क्योंकि 17 में एग्जाम कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी बोर्ड था जिसने एग्जाम लिया वो अलग था, और 23 में अलग था। तो इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है, वो देखने को मिलता है हमको पेपर में, पर उसके नेचर में, उसके जो कोर सिलेबस है उसमें चेंज नहीं हुआ, वही रीजनिंग के क्वेश्चन उतने के उतने पूछे। उसके बाद में आते हैं हम लोग मैथ्स। मैथ्स पे जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो 40 क्वेश्चन है, और 17 में 40 के आसपास क्वेश्चन पूछा भी था, और इजी क्वेश्चन थे थोड़े। 23 में कुछ थोड़े ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मतलब मैं 50 अराउंड लिखा हूँ। और देखो मैं यहाँ पे जो है ना, ये एक एवरेज है अलग अलग पेपर का, तो हर पेपर में ऐसे ही हुआ ऐसा नहीं है, थोड़ा उनमें चेंज है, थोड़ा हल्का फुल्का बदल है, उसके हिसाब से लिखा मैंने। तो मैंने खुद पेपर दिया था तो मुझे भी पता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लगे मुझे भी, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, या हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है और वो दोनों मिला के ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मैथ के थोड़े ज्यादा मुझे लगे ऐसे कि 40 के पास पूछना था उन्हें, 50 के आसपास मैथ के क्वेश्चन पूछा उसमें, उसने कैलकुलेशन के। मैथ्स में बहुत सिंप्लीफिकेशन के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी थी उसके लिए कोई दिक्कत जाना नहीं थी। बट अगेन प्रॉब्लम क्या थी कि क्वेश्चन ज्यादा थे, तो टाइम देखो, मैथ्स और रीजनिंग को टाइम लगता है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट होना बहुत मुश्किल था बच्चों को। और क्या दिक्कतें आई बच्चों को, या फिर क्या दिक्कतें थी, वो मैं आपको लास्ट में भी बताता हूँ कि बच्चों के साथ क्या हुआ वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके आऊँ ना, तो मैं लास्ट में थोड़ा ये सब चीजें बताता हूँ। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे ना, दोनों जगह बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, मुझे थोड़ा लगा कि मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, कहा 23 में ज्यादा थे ऐसा मुझे लगा। बट क्वेश्चन सिंपल थे, जिसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेशन आते हैं उनको आसानी से आने थे। कुछ
बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग थे, तो उसमें दो राय नहीं, वो तो आने ही थे उसमें, क्योंकि वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है ना मैं लास्ट में बताता क्या होता है। उसके बाद में था जो सीडीपी था, 2017 में सीडीपी पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, 30 के अराउंड क्वेश्चन थे, 30 के अराउंड क्वेश्चन थे, 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीपी में। बट अभी अगर आते आते तो ड्रॉप हो चुके थे, क्योंकि इधर थोड़ा वेटेज ज्यादा नजर आने लगा था, बट इधर फिर कम होने लगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे भी बहुत सिंपल और यहाँ पे भी बहुत बहुत सिंपल। जिसने सीटेट की तैयारी किया ना उसको तो बहुत सिंपल थे क्वेश्चन, एकदम बच्चों के जैसे थे। तो यहाँ पे 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन थे, तो मतलब जो 23 में और 17 में हुआ था उसके कंपेयर में थोड़े क्वेश्चन कम हो गए थे यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, यहाँ पे इजी थे, यहाँ पे भी इजी थे और यहाँ पे भी इजी थे। तो इतने क्वेश्चन के आसपास थे। उसके बाद में आते हैं तीनों लैंग्वेजेस, देखो तीनों लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन थे। तीनों लैंग्वेजेस पे सिंपल क्वेश्चन थे, 15 के आसपास, सबके 15 के आसपास क्वेश्चन थे। 17 में जो है तो 10 के आसपास थे, अपन अभी थोड़े बढ़ के आए थे, 15 के आसपास क्वेश्चन थे। बच्चों को समझ में नहीं आए, बच्चे बाहर आके जो रिव्यू दे रहे थे या जो फील कर रहे थे वो एक साइकोलॉजिकली जो उनके साथ हुआ है वो बता रहे थे, एक्चुअल चीज पे बहुत कम बता रहे थे। मैं जो एग्जाम देने गया था तो मैं सिर्फ ये चेक करने गया था कि क्या है पेपर में एक्चुअली, मुझे नंबर या फिर मुझे पास होना या फिर मुझे फेल होना या फिर मुझे जॉब, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। तो मैं बहुत न्यूट्रल तरीके से गया था, तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें कि क्या चल रहा है पेपर में। तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद पेपर दिया था। तो लैंग्वेजेस का कुछ हाल था, लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन ज़्यादा थे कंपेरेटिवली का, 17 से ज़्यादा क्वेश्चन थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मुश्किल कुछ नहीं था। अब थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे क्या और चीज़ें चीज़ें क्या बदलता है और क्या आपको क्या करना है उसमें समझेंगे हम लोग। और दूसरा हम लोग 24 में क्या करना है इन सब्जेक्ट के वाइज वो भी समझते हैं। तो मैथ्स के जो सॉरी लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चन थे ना, तो वो 15 के आसपास क्वेश्चन थे, तीनों लैंग्वेजेस के क्वेश्चन थे लैंग्वेजेस में, अच्छे खासे थे। मैं अगर थोड़ा सा इसको और क्लियर करूँ तो क्वेश्चन मराठी में अच्छे खासे थे, मराठी में मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिखे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब बहुत सिंपल, यानी उर्दू के लिए भी सिंपल। उर्दू के लिए वालों के लिए मुश्किल क्या हुआ यहाँ मराठी में, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये मराठी मीडियम वालों के लिए तो बच्चों के जैसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन थे या फिर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थे। ग्रामर को लेकर नहीं थे, आपको मराठी कितनी समझ में आती उसको लेकर थे। तो जिसको टूटी फूटी भी मराठी नहीं उसको समझ में आता था। हाँ, आप उर्दू मीडियम के आपने ग्रामर पढ़ के रखा है तो उसमें मुश्किल ये दिक्कत है, क्योंकि उसने अप्लाइड क्वेश्चन पूछा था, रियल लाइफ में एप्लीकेशन वाले, सिंपल सिंपल एकदम 5वीं से लेकर 10वीं के बच्चों की जो मराठी होती है ना उसके एकदम सिंपल, अप्लाइड बेट, मतलब आपको किस अंडरस्टैंडिंग है। और खास तौर पे टेंस को लेकर थे क्वेश्चंस और बहुत सिंपल थे। अगर जिसने टेंस भी पढ़ा हुआ ना उसको अच्छे नंबर थे, यानी जिसकी छोटी मोटी मराठी थी ना उसको भी अच्छे नंबर थे, मतलब बहुत बच्चे थे। अपन किनके लिहाज से आसान थे, मराठी मीडियम के, मराठी मीडियम के बच्चे हैं या फिर जो मराठी जिनकी मातृभाषा है उनके लिए बहुत आसान था। उर्दू मीडियम के लिए थोड़ा टफ इसलिए था क्योंकि ग्रामर नहीं पूछा था, जो स्टडी करके गए तो वो उसका अप्लाइड था। तो हाँ, उनको अगर लैंग्वेज आती थी तो समझ में आया, नहीं आती थी तो मुश्किल है उनको, ऐसा हुआ है उसमें, क्योंकि वो अप्लाइड क्वेश्चन थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी वही हाल था। इंग्लिश में वोकैब पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे और ग्रामर, देखो मैं थोड़ा इसको ना स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ आपको टॉपिक वाइज कि क्या हुआ था 17 में, क्या हुआ और 23 में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता प्रोबेबिलिटी, तो वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी इंग्लिश के साथ में, इंग्लिश में क्या था, दो थे। एक तो ग्रामर के क्वेश्चन थे, ग्रामर के, तो ग्रामर के बहुत इजी थे, ज्यादातर टेंस को लेकर थे और वॉइस को लेकर थे। टेंस पे ज्यादातर टेंस पे थे, वॉइस पे थे और एरर को लेकर थे। मतलब अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, एक तो टेंस हुआ या वॉइस को लेकर थे या फिर एरर, कॉमन एरर जो है हमारे वो, इनको तीनों को लेकर ही थे। और दूसरा था वोकैब को लेकर, तो वोकैब वही जनरली जो आईबीपीएस पूछता वही वोकेबलरी थी, कुछ नहीं थी। मुश्किल लग रही होंगी जिनकी इंग्लिश कच्ची है या वोकैब की स्टडी नहीं उनको लगी होंगी, पर सिंपल क्वेश्चन थे। आईबीपीएस का जो पैटर्न था वही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उर्दू के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि 15 क्वेश्चन थे, इसमें कम थे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन थे। उर्दू का तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, उर्दू क्योंकि क्या था मुझे उर्दू आती ही नहीं तो नहीं बता सकता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों के साथ में, बच्चों ने जीके की बहुत स्टडी करके गए थे, जीके की, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, कहाँ पे 17 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर जीके के 10 भी क्वेश्चन मुश्किल से थे, 10 जीके के। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत पढ़ाई करके गई पर कुछ नहीं पूछा इसके बारे में, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। देखो यहाँ पे जीके में बच्चों ने क्या करे थे, साइंस करके गए थे, है ना, हिस्ट्री करके गए थे, थोड़ा पॉलिटी करके गए थे, उसके बाद में ज्योग्राफी करके गए थे, ठीक है। जीके जीके करंट अफेयर करके गए थे, करंट अफेयर, और कंप्यूटर पे भी करके गए थे बच्चे, क्योंकि कंप्यूटर पे भी पूछा था उसने। तो इतने सारे सवाल पूछे थे उसने, ये 20-30 मार्क्स में 17 में। बच्चों ने इसकी तैयारी की, हमने कुछ तैयारी कराई थी, बट जब यहाँ पर हमारे करंट अफेयर पे भी क्वेश्चन थे तो हमने 17 के हिसाब से तैयारी की एनालिसिस करके, बट यहाँ पर आए तो कुछ और ही था। तो यहाँ पर जीके में जो सवाल पूछे गए थे वो साइंस पे पूछे गए थे, साइंस में।
साइंस में क्वेश्चन थे और कुछ पॉलिटी पे थे, थोड़े बहुत 1 2 3 थे जो थे। साइंस में काफी क्वेश्चन थे, ये दोनों टॉपिक पे थे। तो ये गेम हो गया था यहाँ पे बच्चों ने बहुत एनर्जी दी, पर यहाँ पे कुछ दिखा नहीं बच्चों को। साइंस में भी पूछा तो बहुत ही ऐसे मतलब डिफाइन क्वेश्चन नहीं थे, बस पूछा ऐसे पूछे थे, बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं थे, या फिर बस उठाए हुए थे टेक्नोलॉजी बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखो 24 आने वाला है, तो आपको करना 24 या फिर 25 में एग्जाम आने वाले, तो करना क्या है आपको बच्चों। तो देखो यहाँ ये दोनों जगह मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं, आपको जो पहले किए थे वो करना ही है, छोड़ नहीं सकते। अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छा वेटेज उसको अब भी आने वाले दौर में भी आने वाला है। अगर एग्जाम लेने वाली बॉडी अगर कोई भी रही तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। इतना है कि ऑफलाइन अगर है तो ज्यादा पजल वगैरह नहीं पूछेंगे आपको, ज्यादा प्रॉपर क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड लेवल अच्छी रहेगी उसकी। नहीं तो अगर ऑनलाइन वाले भी रहे तो ये पजल वजल वही पूछेगा, सब्जेक्ट टीचर आपको बेहतर समझेगा, बट कुछ बदल नहीं होने वाला है यहाँ पे। आपको बस जो भी एग्जाम लेगा उसके हिसाब से, मतलब आपको तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, यहाँ पर पूरा जोर लगाना है अभी भी, यहाँ पर ही जोर लगाना है, क्योंकि ये आपकी सीट डिफाइन करता है। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रैटेजी होती है कि इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, बहुत बातें होती है जो हम लोग क्लास में बताते रहते हैं। क्योंकि वो ये यहाँ पर ये जो आपके 120 क्वेश्चन के आसपास है ना, यहाँ पे आपको क्या छोड़ना है और क्या करना है ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो नहीं करना है वो आपका टाइम लेने वाली चीजें रहेंगी, तो उसको करके कुछ फायदा नहीं होता है, आपका टाइम चला जाता है, बाकी सिंपल सिंपल चीजें हाथ से चली जाती। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता चलेगी। सीडीपी वही बहुत सिंपल रहेगा, जो अप्लाइड तरह के क्वेश्चन थे जो सीडीपी पूछता है काय में, सीटेट में जो तरह की सीडीपी पूछता है वहाँ पे थ्योरी वगैरह पूछता है, या थ्योरी वगैरह नहीं पूछता है, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं टीचर के अकॉर्डिंग, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो वो बहुत सिंपल है, वो हो जाते हैं, कुछ मसला नहीं इतना इसका। लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, तो 24 के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ सेम कहानी रहेंगी आपकी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर तरीके से करना है। और जब फाइनल हो जाएगा कि कौन एग्जाम लेने वाली है उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो जब डिसाइड होंगी तभी होंगी। अभी आईबीपीएस बहुत जरूरी है कि आईबीपीएस को लेकर ही आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आईबीपीएस फिर चले। उसका वजह क्या है मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि क्यों आईबीपीएस की ध्यान में रखकर ही पढ़ना है आपको, ठीक है। सीडीपी के क्वेश्चन वही बेसिक्स, कोई बदल नहीं करना है आपको, जो आपने सीटेट पढ़े होंगे सीटेट में जो होगा वही चीजें आपको करनी है, बेसिक्स अप्लाइड क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। टीचर को ध्यान में रखकर अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पढ़ने आपको, दोनों जगह वही हाल था। उसके बाद में अगर लैंग्वेज में आते तो लैंग्वेज में देखो मराठी को लेकर है ना, कोई भी आने दो, कोई भी लेने दो, ऑफलाइन होने दो या फिर ऑनलाइन होने दो, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मराठी में ग्रामर भी पूछेगा तो वही पूछेगा, और वोकेबलरी पूछेगा तो वही पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ता का इंग्लिश को लेकर पढ़ता। अगर इसके अप्लाइड क्वेश्चन आए तो भी आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकेबलरी करना है, क्योंकि वही अप्लाइड क्वेश्चन में कन्वर्ट होगी। आपको मराठी बेहतर करने के लिए ये चीजें पढ़नी है। अप्लाइड क्या पूछेगा प्रेडिक्टेबल नहीं है, और पूछेगा भी क्या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है, बट आपको वही पढ़ना है। ऑफलाइन या ऑनलाइन करना है आपको, वोकेबलरी पढ़ना है, उसका ग्रामर पढ़ना है, बेसिक्स ग्रामर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है तो स्पेसिफिक लेक्चर में बताऊंगा। पर वही फॉलो करना है। शिंदे सर की बुक भी फॉलो कर ली, पर पूरी नहीं है, सारी की सारी नहीं पढ़ने की, सिलेक्टेड चीजें पढ़ने की। बहुत बड़ी बुक है, उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका, उसको एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं कौन सी नहीं, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में बात करते हैं। देखो इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पर दो चीजें करनी हुई थी, ग्रामर और वोकेबलरी। बट ग्रामर का पार्ट बहुत कॉमन रहता सबका, बट वोकेब का ना ये डिपेंड करता कि कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी बहुत जरूरी हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर आप ये चीजें छोड़ सकते हैं कि मतलब जब डिसाइड हो जाएगा कि कौन एग्जाम लेने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप वोकेबलरी कर सकते हैं। आप तब तक उसको आप इंग्लिश का ग्रामर तो करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश का ग्रामर वही बेसिक्स ग्रामर है, टेंस, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आर्टिकल है, वही बेसिक्स टॉपिक ही है, कुछ और ज्यादा करना नहीं उसमें। वोकैब के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर कर रहे हैं साथ में टाइम है तो कर सकते हैं आईबीपीएस वाला पैटर्न, या फिर होल्ड कर सकते हैं जब एग्जाम में। देखो ऑफलाइन होंगे तो बहुत वोकैब को बहुत चेंजेस दिखेंगे आपको, ऑफलाइन होंगे तो बहुत चेंजेस दिखेंगे। ये क्योंकि ये इंग्लिश के नहीं, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इनका अपना एक डेटाबेस है, उसके हिसाब से वो सवाल पूछते हैं, तो उसके हिसाब से हमको रुकना जरूरी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कर वोकैब तो कितना भी करे तो कम है, पर ये फर्क है, आपको रुकना पड़ सकता है कि कौन लेने वाला है, उसके हिसाब से इंग्लिश की आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं उर्दू पे, तो उर्दू पे विच कॉमन है मराठी के जैसा, जो फिक्स है वही पढ़ना है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ जीके पे आते हैं। जीके पे देखो आपके सामने मैंने रखा कि किस पे सवाल पूछे उसने और क्या फर्क पड़ा। अब आने वाले दौर में क्या हो सकता है कि जीके को ज्यादा वेटेज या ज्यादा प्रायोरिटी भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको करना क्या होगा, तो देखो जीके वैसे भी बहुत वास्ट होता है, और उसको मतलब वहाँ पे चांसेस बहुत कम रहते हैं कि बच्चा स्कोर करे। तो यहाँ पर
कुछ बेसिक चीजें करनी रहेंगी आपको जीके के तौर पे। जीके के तौर पे जैसे कि ज्योग्राफी को लेकर जो बेसिक जीके है वो करना है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी चीजें कौन सी है, छोटी कौन सी, इस तरह के। सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है ना, कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा है, कहाँ पे जंगल ज्यादा है, ये सब बेसिक्स जीके वाला है ना। डेजर्ट कहाँ है, ये वाला। या फिर कुछ कुछ फेमस कंट्रीज की कैपिटल वगैरह, ऐसा ज्योग्राफी को लेकर जीके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जीके आप पॉलिटी को लेकर भी पढ़ सकते हैं ना, है ना। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीजीआई कौन है, गवर्नर क्या रहते हैं, ये छोटी छोटी बेसिक्स पॉलिटिकल की चीजें आपको पढ़नी है। बेसिक्स बेसिक्स है हाँ, स्टेट को लेकर और सेंट्रल को लेकर दोनों को लेकर पढ़नी पड़ेगी। बेसिक्स, बहुत बेसिक्स, 2-3 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जीके को लेकर, ठीक है। उसके साथ साइंस आपको पढ़ना है, बेसिक्स। देखो 3 चीज़ें आप पहले ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आनी है आपको। एक तो साइंस बेसिक्स पढ़ना है आपको 8वीं 9वीं किताबों में जो बेसिक्स आता है वो। उसके बाद में पॉलिटी बेसिक्स, जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं पॉलिटी के, है ना। क्या बोलते हैं, एमपी बनने के लिए एज कितनी रहती है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको कसम कौन खिलाता, और क्या खिलाता, उसकी एज कितनी है, क्या कंडीशन है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो करनी है आपको। उसके बाद में साइंस में बेसिक करनी है। और ज्योग्राफी को लेकर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा झरना कौन सा है, कौन सी नदी किधर बहती, कौन सा पहाड़ कहाँ है, सबसे ऊंची चोट कहाँ है ना। ये बेसिक्स बेसिक्स है ना। हमारी बाउंड्री कितनी है, नेबर कंट्री कौन से है, ऐसे बेसिक्स ज्योग्राफी, वर्ल्ड को लेकर भी और इंडिया को लेकर भी बेसिक्स ज्योग्राफी। पॉलिटिकल का बेसिक्स जीके और साइंस का बेसिक्स, ये 3 चीज़ें पहले से ही करनी पड़ेंगी आपको। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री तो नहीं करना चाहिए अभी तक, जब तक डिसाइड नहीं होता कौन करने वाला है, और नहीं भी किए तो चलता, क्योंकि हिस्ट्री में सवाल पूछा भी तो कहाँ पूछूंगा वो कोई बता नहीं सकता आपको। पेपर एनालिसिस करके आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट रख के हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ें। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्या हो सकता। देखो आने वाले, एक बार फिर बता रहा हूँ, आने वाले दौर में जो एग्जाम हुए उसमें ये दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर में बदल करेगा तो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और पूरा सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, दोनों के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में सीडीपी जो था तो बेसिक्स हुई है, अप्लाइड क्वेश्चन है टीचर को लेकर जो सीटेट में पूछता है, बट सीटेट में थ्योरी पूछता है, वो थ्योरी नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अप्लाइड क्वेश्चन खासतौर पर टीचर को लेकर अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है उसमें। तो यहाँ पर भी वही है, कुछ बदल नहीं होने वाला ज़्यादा। उसके बाद में जो आपका लैंग्वेजेस है, मराठी में कुछ बदलने वाला है, मराठी वही पढ़नी है आपको। आप हालांकि पूछा था उसने सिंपल अप्लाइड क्वेश्चन, पर आपको पढ़ना तो यही है, क्योंकि वो सिंपल अप्लाइड क्वेश्चन कुछ डिसाइडेड नहीं रहते, वो कुछ भी जनरल टॉक में से, जनरल बातचीत में से कुछ भी पूछ लेता। तो उसके लिए वही वोकेबलरी और ग्रामर पढ़ना रहता है, तो वो आपको पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है मराठी में, टेंस पढ़ने का आपको, मतलब उसका काल बोलते वो पढ़ना है, काल बोलते वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो बस, और रट्टा मार लो वोकेबलरी को लेकर उसकी। शिंदे सर की किताब में से भी इंपॉर्टेंट डिसाइड कर करके भी पढ़े तो चलेगा, वाड़म्बी सर की बुक से समझ में नहीं आएंगे उर्दू मीडियम के बच्चों को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मराठी को लेकर कर सकते हैं। इंग्लिश को लेकर क्या करना है, इंग्लिश को लेकर आपको ग्रामर पढ़ना है, आईबीपीएस के अकॉर्डिंग ग्रामर पढ़ो। वोकेबलरी होल्ड कर सकते हैं कब तक, जब तक डिसाइड नहीं होता कि कौन एग्जाम लेने वाला है तब तक। उसके बाद में उर्दू, तो खैर उर्दू के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसके बाद में जीके में मैंने आपको पहले बताया, अभी बताया कि जीके में आपको 3 सब्जेक्ट का बेसिक्स जीके करना है। एक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेसिक्स क्या है वो, और इंडिया की ज्योग्राफी उसको लेकर बेसिक्स पढ़ना है आपको। उसके बाद में पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम है उसमें मेजर चीज़ें जो वो पढ़नी है, ठीक है। लोकसभा क्या रहती है, राज्यसभा क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सब बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद में आपको साइंस पढ़ना है, बेसिक्स। 3 सब्जेक्ट आपको बेसिक्स करना है अभी हाल ही में, जब तक डिसाइड नहीं होता। और एक चीज़ याद रखो, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इस बार आने वाले दौर में कंपटीशन अच्छा रहेगा, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। 6 महीने लगेंगे तैयारी के लिए। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे उठेंगे और आखिर में क्लासेस करेंगे या फिर आखिर में स्टडी प्लान करेंगे, तो वो लोगों का जमने वाला नहीं है, गड़बड़ होने वाली है। जो बने हुए रहेंगे अच्छे से, थोड़ा डीप में जाके पढ़ के रखेंगे अच्छे से, तो वो लोग ज़्यादा, क्योंकि क्या रहता मैं आपको बता देता। एक देखो ये इनका ना कुछ सिलेबस ऐसा, एक दायरा है, ठीक है, दायरा है, तो उसने ये दायरे के अंदर ही पूछता। तो एक एग्जाम में ये इतना पूछा, अब अगले एग्जाम में ये वाला दायरा पूछा, तो हम लोग अगर 17 के हिसाब से, ये दायरे के हिसाब से पढ़े तो ये छूट जाएगा। अगर 23 के हिसाब से इसके ये दायरे के हिसाब से पढ़े तो छूट जाएगा। बट हम जो दायरा, टोटल दायरा है, अगर ये पढ़ेंगे तो चाहे वो यहाँ से पूछे कि यहाँ से पूछे, यू शुड रेडी, थोड़ा डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी डीप में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तभी आपका काम आगे जमने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताया। पॉसिबल हो तो सब्जेक्ट वाइज बताने की कोशिश पूरी करेंगे हम लोग, हमारे टीचर्स करेंगे, मैं खुद करूँगा। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। बस अभी के लिए फिर इतना ही। फिर ऐड थोड़ा मार्केटिंग भी कर देता फिर।
साथ साथ क्लासेस। हाँ ये वाला है, देखो बच्चों, जिसको लगता है कि क्लासेस करके करना है तो अभी हम लोग उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन है ना स्टार्ट करने वाले हैं। 25 तारीख से नवी बैच होगी, डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज है, पढ़ाने वाले हम लोग, अच्छा एक्सपीरियंस आ गया अभी, भरोसा कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे ये एड्रेस पे आ सकते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के लिए अभी क्लासेस ना सस्ती हो चुकी है, क्लासेस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ना, बहुत सस्ती है ऑनलाइन क्लासेस है ना, सस्ती सस्ती क्लासेस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो क्लासेस लगा लेना चाहिए, बेहतर है। एक्सपर्ट लोग हैं, अपनी अपनी क्लासेस अच्छी रही है, कुछ एक्सपर्ट लोग अगर कुछ बता रहे तो फायदा ही होगा। अब पहले के जैसा नहीं कि ऑफलाइन में 20,000 30,000 10,000 फीस देनी है, अब सस्ती फीस है, थोड़ी बहुत कोई भी अफोर्ड कर सकता, तो क्लासेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कर लिया करो, ज़्यादा कोई भी ज़्यादा फीस आजकल नहीं ले रहा है ऑनलाइन वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ सवाल है आपके तो कमेंट में बिंदास पूछिए, कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई दूंगा। कॉल मत कीजिए मुझे, क्योंकि मैं आज फ्री हूँ, बिजी रहता हूँ तो नहीं जमता कॉल रिसीव करना, कॉल मत कीजिए, कमेंट में डालिए आपकी जो भी डाउट है, मैं बराबर पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा या वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।